हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा पंचायती राज्य है, यानी यूनिट 5 में दो टॉपिक और बचे थे, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था और नगरीय प्रशासन। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य है। तो इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे जैसे पंचायती राज की पहले ऐतिहासिकता के प्राचीन काल से लेकर मिडिवल में, मॉडर्न में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, और आज आप जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था देखते हैं इसके पहले कैसे इसका विकास हुआ। इसके बाद हम इसका संवैधानिक विकास देखेंगे, गठन देखेंगे, संरचना देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, योग्यता देखेंगे, कार्य और शक्तियाँ देखेंगे, यानी पूरा पंचायती राज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो आप पॉलिटी में भी पंचायती राज को पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज पढ़ने से पहले आपको दो टर्म क्लियर करना होंगे, जैसे स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकारें, लोकल गवर्नमेंट क्या है ये। तो क्योंकि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, आपने देखा है, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, आपके शिवराज सरकार, केंद्र स्तर पर मोदी सरकार। तो अब जो जिला और ग्रामीण स्तर पर जो सरकारें होती है या जो सरकार प्रशासन चलता है उनको ही बोलते हैं अपन स्थानीय स्वशासन। जैसे ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, और नगर स्तर पर देखा जाए तो नगर निगम, बड़े शहरों के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, है ना। तो ये क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट्स कहलाती है। तो इसको पहले आप समझेंगे, टर्मोलॉजी को समझेंगे, इसके बाद हम पंचायती राज प्रारंभ कर देंगे। उसमें सबसे पहले हम पंचायती राज की ऐतिहासिकता पर चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालें, अभी हेडिंग न डालें, पहले आप स्थानीय स्वशासन समझें या स्थानीय सरकार समझें। देखिए आप, ये एक आपको हम इस डायग्राम के थ्रू आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको पिरामिड के आकार में, कि केंद्र स्तर पर देखें आप, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारें होती हैं। आप समझने के लिए मोदी गवर्नमेंट समझ लें। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार या सरकार। राज्य स्तर पर, या आप यहां लिख लें केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकार होती है। अब अंतिम परिणाम बचा, यानी निचले स्तर पर क्या बोला जाएगा इसको? निचले स्तर पर क्या होती है आपकी? निचले स्तर पर होती है आपकी स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें या स्थानीय सरकार, इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय स्वशासन। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन कहते हैं इसको, ठीक। इसी को आप क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं आप लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, ठीक। अब क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या आते हैं आपकी, इसी को और नीचे बनाओ आप और इसको दो पार्ट में देखो आप। तो पहला पार्ट होता है नगर, यानी शहर के स्तर पर जो छोटे शहर होते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें। और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें, और जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, ठीक है ना, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें और आपकी जिला पंचायतें होती हैं, ठीक। तो ये हमें पढ़ना है, यानी नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायत। इसको आप चाहो तो ग्राम लिख लें। ये हो गया आपका स्थानीय स्वशासन। तो हमें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इसको पढ़ना है, किसको? पंचायती राज्य को। अब एक परिभाषा भी आप इसकी लिख लें, किसकी? स्थानीय सरकार, क्योंकि पढ़ना टॉपिक क्या है? स्थानीय सरकार। तो लिखेंगे शासन की एक ऐसी व्यवस्था। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे पंचायती राज। तो शासन की ऐसी, यहां से लिखते हैं आप, शासन की एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी हो।
भागीदारी हो, इसी को बोलते हैं अपन क्या, इसी को एक शब्द और बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी या तृणमूल लोकतंत्र। ठीक, तो आप चाहो तो उसको लिख लें ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो क्योंकि निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी हो, इसको क्या कहते हैं अपन, स्थानीय सरकार है। अब इतना आपने जाना। अच्छा, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है ये किसने दी थी आपकी, महात्मा गांधी ने। तो चाहो तो एक फैक्ट के रूप में यहाँ लिख लो, वैसे तो हम आके जब महत्वपूर्ण फैक्ट लिखाएंगे तो उसमें बताएंगे ही। तो क्या लिखो, ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज की अवधारणा, अवधारणा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक, ये आप फैक्ट में एक लिख लें। अब हम हेडिंग डालते हैं पंचायती राज, जो आपके सिलेबस में है। पर उस पंचायती राज क्या है, स्थानीय स्वशासन के ही भाग है। पॉलिटी में भी आप पंचायती राज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्पेशल टॉपिक में दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, 73वां हुआ है, 74वां हुआ है, 73वां पंचायत के लिए है कि नगर पालिका के लिए, ये सब आज आपको यहाँ क्लियर होगा। किस भाग में है, कितने विषय हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कब पहली बार लागू हुआ, पहला राज्य कौन है, सब A to Z आपको ग्राम पंचायत क्लियर होगी। तो आप हेडिंग डालेंगे पंचायती राज। पहले आप फॉर्मेट बना लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है पंचायती राज को। पंचायती राज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी ऐतिहासिकता। पंचायती राज या पंचायती व्यवस्था कब से चल रही है, तो ऐतिहासिकता यानी हम प्राचीन काल से ही इसको पढ़ेंगे। ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता के बाद हम पढ़ेंगे इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संवैधानिक, संवैधानिक विकास। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बाद पढ़ेंगे हम गठन, संरचना, कार्यकाल, योग्यता, कार्य एवं शक्तियां। तो क्या लिखोगे, गठन और संरचना, कार्यकाल, योग्यता, कार्य एवं शक्तियां। क्या क्या शक्तियां हैं ग्राम पंचायतों के पास, और एक चीज और लिख सकते हैं, आरक्षण। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे एक टाइप से। यहाँ से हम इस फॉर्मेट में उसको पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो पहले हेडिंग डालें आप ऐतिहासिकता, और ऐतिहासिकता में भी हम क्या कहाँ से पढ़ेंगे, वैदिक काल में। वैदिक काल में आपको हिस्ट्री चालू होगी हमारी यूनिट सेकंड, उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वहाँ कुछ सभा समिति विदर्भ नामक संस्थाएं होती थी जो प्रशासन में या प्रशासन चलाती थी। फिर इसके बाद मौरोत्तर काल में पहुंचते हैं हम। तो मौरोत्तर काल में वृद्धजनों की परिषद होती है जो प्रशासन में सहयोग करती है। इसके बाद गुप्त काल आ जाता है, जिसमें नगर में एक विस्पति होता है, ग्राम में एक ग्रामीणी होता है। सल्तनत काल में आ जाए तो प्रशासन मुकद्दम देखता है, और टैक्स कर संग्रहण पटवारी वसूलता है, और आपका विवादों को सुलझाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका चौधरी। मुगल काल में स्थानीय स्वशासन कमजोर पड़ा। फिर ब्रिटिश काल में आते हैं तो 1897 क्रांति के बाद सबसे पहली बार प्रयास 1864 में सरकार ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में मान्यता दी। 1870 में लॉर्ड मियो ने भी इसका समर्थन किया, प्रस्ताव रखा, और 1882 में रिपन के ही प्रस्ताव पास हुआ। इसको इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद 1907 में शाही आयोग आया, 1919 में आपका भारत शासन अधिनियम है ना, 1935 का, ये सब उसके पूरा ये संवैधानिक ऐतिहासिकता में आप पढ़ेंगे। तो आप पहले क्या डालें, हेडिंग ऐतिहासिकता। हेडिंग क्या डालें आप, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता। ठीक, ये डालें आप हेडिंग, और यहां से आप
बना इसको अपने नोट्स के रूप में। और क्या लिखें? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल में क्या होता था? प्रशासन में सहयोग करने के लिए सभा, समिति, विदर्भ नामक संस्थाएं होती थी। इस पर भी हम चर्चा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे यूनिट सेकंड, तो बहुत डिटेल में करेंगे। क्या लिखोगे आप? सभा, समिति, विदर्भ, विदर्भ। क्या लिखोगे आप? सभा, समिति, विदर्भ नामक संस्थाएं, नामक संस्थाएं। ठीक, क्लियर? ये हो गया आपका वैदिक काल में। अब आते हैं अपन मौर्य काल, यानी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल दोनों ही एक साथ में लिखते हैं। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल सब पढ़ाएंगे हम आपको यूनिट सेकंड, बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम दूसरी करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ मौर्योत्तर काल में और मौर्य काल में? गांव के मुखिया या वृद्धजनों की परिषद होती थी जो स्थानीय प्रशासन में सहयोग करती थी। ये स्थानीय प्रशासन के बारे में बता रहे हैं हम आपको। जैसे आपका वैदिक काल है, सभा, समिति, स्थानीय प्रशासन, लोकल गांव लेवल की बातें हो रही हैं आपको। तो जो स्थानीय प्रशासन के लिए यहाँ भी क्या है? यहाँ है गांव का मुखिया या वृद्धजनों की एक परिषद प्रशासन में सहायता करती थी। तो क्या लिखोगे? गांव का मुखिया, गांव का मुखिया या वृद्धजनों की, क्योंकि मुखिया भी कौन बनता था? जो सीनियर सिटीजन होता था। वृद्धजनों की परिषद प्रशासन में सहायता करती थी, प्रशासन में सहायता करती थी। ठीक, जो स्थानीय प्रशासन की बात हो रही है, आप पूरा प्रशासन ना समझ लगना। फिर आते हैं हम मौर्य काल। मौर्योत्तर काल के बाद आता है आपका गुप्त काल। क्या आता है? गुप्त काल। गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में नगर में हुआ विस्पति और ग्राम में हुआ ग्रामणी। तो क्या लिखोगे आप? नगर में विस्पति हो गया और गांव में या ग्राम में, इसको ग्राम लिख सकते हैं आप, ग्रामीणी। ठीक, ये हो गए। गुप्त काल के बाद आप चलते हैं सल्तनत काल, जिसमें दिल्ली सल्तनत वगैरह आप पूरा पढ़ते हैं। वहां क्या है? ग्रामीणी या ग्रामपति भी कहते हैं, इसको आप और लिख लें, ऑब्लिक लगा, ग्रामपति भी कहते हैं। वैसे आप लोगों ने यदि हिस्ट्री पढ़ी होगी एंशिएंट, तो आपको दिक्कत नहीं जा रही होगी। ठीक, अब सल्तनत काल। सल्तनत काल में क्या चल रहा था वो देखें आप, यही तो ऐतिहासिकता है। सल्तनत काल। सल्तनत काल में देखें आप क्या देखेंगे? सल्तनत काल में प्रशासन कौन देखता था? मुकद्दम, ऐसा लिखें आप इसको। प्रशासन और कर वसूलना ये पटवारी का काम था। पटवारी जे मुकद्दम, पटवारी मुकद्दम, मुकद्दम है ना, पटवारी हो गया, मुकद्दम हो गया। अब इसके बाद लिखना है आपको क्या? कर वसूलना, विवादों का निपटारा कौन करेगा, यानी फौजदारी मामले कौन देखेगा। तो यहीं लिखेंगे आप विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा ये देखता था आपका कौन? चौधरी। ये देखता था आपका चौधरी। ठीक, ये हो गया सल्तनत काल में। सल्तनत काल के बाद एक काल और लिखें, मुगल काल। मुगल काल में स्थानीय प्रशासन क्या हुआ? कमजोर हुआ। तो आप इस तरह लिखेंगे,
क्या लिखोगे? मुगल काल। मुगल काल। तो लिखोगे स्थानीय पंचायतें कमजोर हुई। क्या लिखोगे आप? स्थानीय पंचायतें या स्थानीय पंचायतें कमजोर हुई। कमजोर हुई। या स्थानीय स्वशासन, आप चाहो तो ऑब्लिक में स्वशासन भी लिख सकते हैं, ये कमजोर हुई। तो मुगल काल में ये कमजोर हुई। मुगल काल के बाद आपका आता है ब्रिटिश काल। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको डलवाते हैं ब्रिटिश काल हेडिंग। ब्रिटिश काल में 1897 से के बाद की बात करना है अपन को। यहां तक लिख लें, मुगल काल तक स्क्रीनशॉट ले लें। और डालेंगे आप क्या हेडिंग? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। क्या डालेंगे आप हेडिंग? ब्रिटिश काल या ब्रिटिश शासन। शासन डाल लें। और शासन में क्या लिखोगे? 1897 के बाद। 1897 के बाद, 1857 के बाद। बाद क्या हुआ? बाद 1864 से चालू होती है। 1864 में सरकार स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव का समर्थन करती है या प्रस्ताव का मान्यता देती है। तो 1864 में सरकार स्थानीय स्वशासन को मान्यता देती है। ठीक। इसके बाद 1870 में आया आपके लॉर्ड मियो। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाते हैं जी। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाते हैं। ठीक। फिर है 1882, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास होता है। यहाँ क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास होता है। पास होता है। अच्छा, प्रस्ताव में क्या है? प्रस्ताव में है जिला स्तर पर जिला बोर्ड बने और तालुक स्तर पर तालुका बोर्ड बने। ये था प्रस्ताव। तो आप चाहो तो यहां लिख लें। और प्रस्ताव में था क्या? तो आप इसको चाहो तो लिख लें, स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाना। यहां लिख लें प्रस्ताव था क्या? वैसे स्थानीय निकायों को, इसी के नीचे ऐसा तीर बना लें आप अपने नोट्स में, तो आप प्रॉपर ही लिखें। स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाना। और क्या से शक्तिशाली बनेगा? तो बनेगा जिला स्तर पर। क्या बनेगा? जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाओ। जिला स्तर पर जिला बोर्ड। और ताल्लुक होता है कई गांवों का मिला जुला के तालुका बनती है। तालुका, आप उसको जनपद भी मान लें आज के वर्तमान। तालुका में बनेगा तालुका बोर्ड। ये किसका प्रस्ताव आया? जो आया लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था। किसका प्रस्ताव था? लॉर्ड रिपन का। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या बोल, अच्छा, इस प्रस्ताव जब ये पारित हुआ तो इसी को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा। जो ये प्रस्ताव जो पास हुआ है, इसको क्या कहा गया? यहां लिखें आप, इसको कहा गया स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल कॉमा में कर लें इसको आप, आईएमपी डाल के। और एक पॉइंट और लिखें इसी में आप, लॉर्ड रिपन को
स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। क्या कहा गया? लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आते हैं टॉपिक पर। यानी अभी इतिहासिकता ही चल रही है, पर कहां तक आ गए हम? 1882 तक आ चुके हैं। अब हमें जाना है 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग। आप इतना स्क्रीनशॉट रख लें, ले लें, ठीक। और ये 2 पॉइंट नहीं भूलेंगे आप। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो प्रस्ताव पारित हुआ है, वो आधुनिक जनक किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। इसको आप अपने नोट्सों में बहुत अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर इतना सही नहीं लिख हो पाता है। और जितना हम आपको नोट्स दे रहे हैं पर्याप्त है, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। खासकर यूनिट 5 जो अभी हमने सीरीज बनाई है, पर्याप्त है आपके लिए। हम कहाँ आ गए हैं? 1907 तक आ गए हैं। तो आप लिखें 1907। क्या लिखोगे? 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग आया। विकेंद्रीकरण आयोग हाब हाउस के नेतृत्व में, हाउस के नेतृत्व में। इसने भी क्या किया? स्थानीय स्वशासन के विकास में महत्वपूर्ण सिफारिश की। इन्होंने क्या किया? स्थानीय स्वशासन के विकास में महत्वपूर्ण सिफारिश की। क्लियर? अब और आगे जाते हैं तो और आगे क्या मिलना है आपको? और आगे मिलना है आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें प्रांतों में 2 शासन की व्यवस्था हो गई थी। ठीक, तो लिखेंगे आप 1919 में भारत शासन अधिनियम। इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, आप कमेंट में लिखें यदि वीडियो आप सुन रहे हैं। इसको आप नहीं लिख रहे हैं हम दूसरा नाम, इसको आप कमेंट में लिखें यदि आप भारत शासन अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है, वो आप लिखें, ठीक है। अच्छा, इसमें था क्या? भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वैध शासन। कैसा द्वैध शासन? एक संरक्षित विषय हुआ, एक हस्तांतरित विषय हुआ। संरक्षित विषय जो इंपॉर्टेंट विषय थे वो रख लिए, उस पर मतलब डायरेक्ट अधिकार किसका हुआ? गवर्नर और गवर्नर की परिषद का। जो हस्तांतरण विषय हुए, जैसे साफ सफाई वाले जो काम हुए, स्वास्थ्य वाले काम हुए, वो हो गए हस्तांतरण विषय में, यानी स्थानीय स्वशासन में। ये द्वैध शासन कब से चालू हुआ? ये आपका जब आपने प्लासी का युद्ध देखा, प्लासी के युद्ध का बक्सर का युद्ध, उसके बाद द्वैध शासन प्रारंभ होता है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बताएंगे सब चीज़ों को हम आपको, क्योंकि अभी हम टॉपिक पर हैं पंचायती राज व्यवस्था पर। क्या लिखना है हमें यहाँ? हमें लिखना है यहाँ संरक्षित विषय, और एक विषय होते हैं आपके हस्तांतरित विषय होते हैं जिम्मेदारी वाले सब काम, और जहाँ जिम्मेदारी कम होती है वो होते हैं संरक्षित विषय। यानी पैसा राजस्व वाला अधिक किस में आ गया? राजस्व पुलिस जितनी है वो सब संरक्षित विषय में आ गए। क्या लिखेंगे हम यहाँ? इसमें गवर्नर रहता था और प्लस परिषद उसकी, मतलब गवर्नर प्लस परिषद पूरा मालिक है इसमें। और इसमें क्या है? गवर्नर तो है और एक भारत मंत्री है, मतलब जिम्मेदारी काम भारतीय लोग देखें। गवर्नर प्लस भारत मंत्री, ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको, क्योंकि यहाँ यदि हम क्लियर करने बैठते हैं तो
15 से 20 मिनट का टॉपिक हमारा यहीं चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। एक नाम और आपको लिखना है, वो आप लिखेंगे कमेंट में। अब 1935 का अधिनियम आता है जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, और इसमें जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची में रखा गया, यानी आज भी राज्य सूची के में रखा गया। जैसे पंचायत में जो भी नियम कानून बनना है वो राज्य विधानमंडल तय करता है, क्योंकि वो विषय किसका है, राज्य सूची में रखा गया। तो यहाँ तक लिख लिया, आप लिखें 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1935 का अधिनियम। ये पूरी ऐतिहासिकता ही पढ़ रहे हैं आप अभी, काफी डिटेल से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या लिखोगे, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम क्या है, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय हुआ। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में रखा गया, राज्य सूची में रखा गया, ठीक, राज्य सूची में रखा गया। क्लियर। अब एक और ऐतिहासिकता में आप चीज लिखें, फिर हम संविधान में विकास पढ़ाएंगे। क्या संविधान निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण में गांधीवादी समर्थक जो थे वो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने के पक्ष में थे। जो अम्बेडकरवादी समर्थक लोग थे वो इसको संविधान में दर्जा दिलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि धरातल पर यदि पंचायतों में वो स्वतंत्रता नहीं मिल सकती उनको, इसलिए उनका मानना था कि इसको हम संविधान में दर्जा नहीं दिलाते हैं। परिणाम भी यही हुआ कि इसको संविधान में दर्जा नहीं मिल पाया। और बाद में अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देश तत्व में इसको डाला गया, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, संविधान निर्माण, एक हेडिंग और डालें आप, संविधान निर्माण, क्योंकि ये भी इसकी ऐतिहासिकता में ही लिखते हैं। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण का मतलब संविधान सभा की संविधान निर्माण की बात हो रही, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दो गुट बन गए। क्या बन गए, दो गुट बन गए। एक हो गए गांधीवादी समर्थक हो गए, एक हो गए आपके गांधीवादी समर्थक। गांधीवादी समर्थक जो क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा हो। ये क्या चाहते थे, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा हो, संवैधानिक दर्जा हो, ठीक। ये तो चाह रहे थे कौन से, गांधीवादी समर्थक। दूसरे एक समर्थक और थे वहीं, वो थे अम्बेडकरवादी समर्थक। अम्बेडकर क्या थे, अम्बेडकरवादी समर्थक। यानी एक गांधीवादी समर्थक थे वहां और एक आपके अम्बेडकरवादी समर्थक थे। इनका क्या मानना था, पेन बदल लेते हैं, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए, ये था इनकी मान। और इस सब का परिणाम क्या निकला, दोनों में परिणाम ये निकला, यहां लिखेंगे आप हेडिंग, परिणाम के संविधान में या क्या लिखेंगे, स्थानीय स्वशासन को मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। तो लिखेंगे आप, क्या निकला परिणाम, स्थानीय स्वशासन को संविधान
मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। ठीक, ये हो गया आपका ऐतिहासिकता। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम संवैधानिक विकास। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम? संवैधानिक विकास। ये ऐतिहासिकता पूरी डिटेल से हो गई आपकी, कोई चीज नहीं छूटी है यहां से। हेडिंग डालें संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। संविधान के मूल संविधान में तो उसको वर्णन नहीं किया गया, तो क्या हुआ? पंचायती अब लिखो आप, पंचायती, क्या लिखेंगे आप? पंचायती राज संस्थाओं का विकास, पंचायती राज संस्थाओं का विकास स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। पहला पॉइंट। अब क्या हुआ लिखें आप, अनुच्छेद 40, आर्टिकल अनुच्छेद 40, कहाँ है अनुच्छेद 40? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको रखा गया। अनुच्छेद 40 क्या है? पंचायतों का संगठन करें। क्या है अनुच्छेद 40? पंचायतों को संगठित करें और पंचायतों को संगठित करें, इन्हें शक्तियां दें, इन्हें शक्तियां दें, इन्हें शक्तियां दें, इन्हें शक्तियां दें ताकि वे शासन की इकाई बने, ताकि वे शासन की इकाई बने। क्लियर? ये हो गया आपका संवैधानिक विकास का बेस। अब हम इसको आगे और लिखाएंगे। जैसे अब कैसा होता है, तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया और इसका उद्देश्य था कि ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लोगों की सहभागिता हो। परंतु हुआ क्या? ये असफल हो गया। असफल होने की वजह क्या थी? जो ग्रामों में विकास कराया गया वो कर्मचारियों के माध्यम से कराया गया, उसमें ग्रामों की लोगों की भूमिका नहीं रही। इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों फेल हुआ। अब बलवंत राय मेहता समिति आई तो उसने इसको त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान रखा और पहली बार प्रैक्टिकल के रूप में आंध्र प्रदेश में इसको प्रायोगिक रूप पर रखा गया। और जब बन गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो उसको पहला राजस्थान हुआ, नागौर जिला, फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या हुए? पंचायत राज बने। तो आपको क्या लिखना है यहां से? इसको आप पहले मिटा लें। संवैधानिक विकास ही डला है, हेडिंग तो वही चल रही है ना। अभी केवल हम अनुच्छेद 40 में ही बता पाए, इसके बाद फिर क्या विकास हुआ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अगली हेडिंग संवैधानिक विकास। तो लिखेंगे आप, हेडिंग तो आप डाल लें संवैधानिक विकास, लिखेंगे यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और ये कौन है उस समय? पीएम है।
इन्होंने क्या चलाया 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। ठीक, विकास कार्यक्रम चलाया। क्यों चलाया? तो यहां लिखो उद्देश्य क्या था इसका। उद्देश्य देखें इसका। उद्देश्य था ग्रामों में सामाजिक आर्थिक विकास में लोगों की भागीदारी हो। क्या हो? उद्देश्य क्या उद्देश्य था? ग्रामों में लोगों की सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदारी हो। ठीक, और हुआ क्या? ये असफल हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, असफल हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो क्यों असफल हुआ, तो यहां लिखें क्यों। क्योंकि गांव में अधिकारियों के माध्यम से विकास कराया गया, ना कि लोगों की भागीदारी की से। तो क्यों असफल हुआ? गांवों में या ग्रामों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से विकास करवाया गया, ना कि लोगों की भागीदारी से। अब लोगों की भागीदारी नहीं हुआ तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया? फेल हो गया आपका। अब इसकी जांच कराने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अगला लिखें इसके बाद आप, ये संवैधानिक विकास ही चल रहा है आपका। क्या लिखेंगे? इस असफलता का मूल्यांकन के लिए, ऐसा डाल ले हेडिंग, इस कार्यक्रम की असफलता का मूल्यांकन के लिए क्या होगा? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मेहता समिति का गठन किया गया कि क्या ये कार्यक्रम फेल हुआ, तो इसने क्या सुझाव दिए या इसने क्या रखा? तो इसने रखा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद और नहीं जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर क्या हो? ग्राम पंचायत हो। त्रिस्तरीय की बात इसने की और संवैधानिक शक्तियों की भी बात की। तो उस पर तो क्या सुझाव थी इसके? मेन सुझाव क्या थे? मेन सुझाव ये थे इसके, क्या हो? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। क्या हो सुझाव में? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। ठीक। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो, ठीक है ना। और संवैधानिक शक्तियां दी जाएं, तभी तो कुछ काम हो सकता है। बिना शक्तियों के क्या होगा? संवैधानिक शक्तियां दी जाएं, क्लियर।
और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इसको स्वीकृति दी। किसको? इस वाले सुझाव को। तो लिखेंगे एनडीसी। एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पॉलिटी में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान्यता दी या स्वीकृति दी। स्वीकृति दी, ठीक, इन्होंने स्वीकृति भी दे दी इसको। और सबसे पहले प्रायोगिक प्रैक्टिकल के रूप में 1958 में लिखेंगे आप, 1958 में आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक रूप से लागू किया गया। प्रायोगिक रूप से लागू किया गया, ठीक। और इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम राज्य है राजस्थान के नागौर जिला के बगदारी ग्राम में। ये तो प्रायोगिक रूप से है, ये देखो ध्यान रखना, आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो। इसके लिखने के बाद हम ऊपर से लिखते हैं 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम राज्य राजस्थान के नागौर जिला के बगदारी गांव में प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज लागू किया था? तो लिखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदारी ग्राम में लागू हुआ। लागू हुआ, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम राज्य है। ये क्या है? प्रथम राज्य है, नागौर जिले के प्रथम बगदारी ग्राम में, नागौर, ठीक। यहां तक क्लियर। अब ये तो हो गया प्रथम राज्य। फिर दूसरा राज्य कौन हो, क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा राज्य कौन है भाई? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक। और इसके बाद तो आपके बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, असम, गुजरात। तो फिर आप लिख सकते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, है ना, गुजरात हो गया, ठीक। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आदि, है ना। बस आप तो पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश ना भूलें। प्रायोगिक रूप से पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश को ही टिक करेंगे आप। अब बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव मान लिया गया, पंचायती राज भी लागू हो गए। अब 1977 में इसको और मजबूती देने के लिए, पंचायती राज के लिए एक अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। 1977 में समिति बनी, और जो 1959-57 में बलवंत राय मेहता बनी। तो इतना समय क्यों लगा? इतना समय क्यों लगा, या इसका और प्रभावशाली या और अधिक मूल्यांकन करने के लिए जो अशोक मेहता समिति बनी 1977 में बनी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इतना समय क्यों लगा है? तो उसकी कुछ वजह है, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, 1971 में फिर बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से युद्ध होता है, और 1975 में इमरजेंसी लगती है, और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में। जी हमने पीएम जब आपको मुख्यमंत्री पढ़ा रहे तब वहाँ भी चर्चा की थी। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो वो एक अशोक मेहता समिति 1970 में लाती है, और अशोक मेहता समिति जो है वो 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करती है, ठीक। जिला स्तर पर जिला परिषद, और मंडल या निचले स्तर पर वो कहती है कि मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 हजार की जनसंख्या होगी। दल का चुनाव की बात करता है, वो संवैधानिक दर्जा की बात करता है, और आरक्षण की बात भी करता है। परंतु मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है तो ये सुझाव मान्य नहीं होते ना, पारित होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप यहां तक तो हो ही चुका आपका दूसरा राज्य जो हमने अभी बोला है। इसको चाहो तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि क्यों 1970 तक के पहले क्यों नहीं सुधार की बात सोची गई कि इसको और शक्तिशाली बनाया जाए। तो लिखेंगे 1977 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, का गठन किया।
काय के लिए किया होगा तो ब्रैकेट में लिख लें, काय के लिए किया होगा, पंचायती राज को और शक्तिशाली बनाने के लिए, पंचायती राज का मूल्यांकन कर और सुधार के लिए इसमें और सुधार हो सके। ठीक। और इस समिति ने क्या सुझाव दिए, इसने कहा दो स्तरीय, क्या कहा इसने, 2 स्तरीय की बात की इसने। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की थी, जिला स्तर पर और एक निचले स्तर पर, बीच का स्तर इसने हटा ही दिया था। और क्या सुझाव दिए, इसे सुझाव दिए कि दलगत चुनाव हो, मतलब पार्टी बीच में भाग लें, दलगत चुनाव हो। इन्होंने आरक्षण की भी बात की, ठीक है ना। और क्या किया इन्होंने, संवैधानिक दर्जा देने की बात की, ठीक है ना। अब यहां आप नोट में लिख लेंगे क्या, परंतु मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और ये पारित नहीं हो सका। चाहे लिख लो, पीएम मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और यह पारित ना हो सका, ठीक। तो अशोक मेहता समिति के जो सुझाव है वो पारित नहीं हो पाए और 2 स्तरीय की बात हो पाई। इसके बाद पीएम बनते हैं राजीव गांधी और 1985 में वो GV राव समिति बनाते हैं। उसके भी कुछ सुझाव होते हैं, उसमें होते हैं कार्यकाल हो, 5 साल का हो, आरक्षण हो, है ना। पर वो भी क्या होता है, बात नहीं बन पाती है और कालांतर में कुछ और समितियां बनती हैं। तो हम एक पीएम राजीव गांधी सरकार के बाद लिस्ट बना दे रहे हैं और फिर गढ़वाल समिति के आधार पर ही 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए, 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए इन्होंने संवैधानिक संशोधन कराया, परंतु लोकसभा से तो पारित हो गया और राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो पारित नहीं करा पाए। यानी राजीव गांधी सरकार 1989 में पारित नहीं करा पाई गढ़वाल समिति की सुझाव के। तो आप अब हेडिंग डाल लें, पीएम टॉपिक इसलिए बड़ा हो रहा है कि हमने पूरे टॉपिक डिटेल से पढ़ा है, तो आखिरी के 2 क्यों छोड़ दें आपको। लिखें आप, पीएम बनते हैं अब राजीव गांधी, ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार गई, अब पीएम थे राजीव गांधी और बात है ये कब की, 1985 की। तो 1985 में एक समिति बनती है, उसका नाम है आपका GV राव समिति, GV राव समिति, ठीक है। अब सुझाव की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। अभी हम इन्होंने भी पंचायत राज को कहा कि पंचायत राज कमजोर है क्योंकि बिना जड़ के घास है जी, ठीक है ना। और कार्यकाल 5 साल की बात की, आरक्षण की बात की, तो उन सब पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम 1985 में BK राव समिति बनी, 1986 में ये सब समितियां हैं, ये बनी है LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति बनी। 86 के बाद बनी आपकी थुंगन समिति 1989 में। ये कौन सी समिति है आपकी, थुंगन समिति है, थुंगन समिति, ठीक है। ये हो गई थुंगन समिति आपकी 1989 की, इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा की बातें की है। फिर आती है 1988 में एक समिति और ही बनती है, गढ़वाल समिति, गढ़वाल समिति क्या बनती है, गढ़वाल समिति बनती है, गढ़वाल समिति बनती है आपकी। और
इसने क्या, इसके सुझाव को मान लिया गया। इसके सुझाव के आधार पर ऐसा नीचे तीर बना के लेंगे कि इसके सुझाव के आधार पर क्या सुझाव थे, क्या सुझाव थे, तो त्रिस्तरीय की बात की उन्होंने, त्रिस्तरीय की बात की। कार्यकाल 5 साल के लिए कहा, कार्यकाल 5 वर्ष की बात कही उन्होंने कि पंचायतों को 5 वर्ष हो, राज्य वित्त आयोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, है ना, आरक्षण की भी बात की, है ना। इसके बाद उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात की। तो ये काफी इनके सुझाव हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ऐसे आदि और सुझाव भी हैं। मुद्दा की बात है कि गढ़वाल समिति के सुझाव के आधार पर पीएम राजीव गांधी ने क्या किए, 1989 में 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन लेकर आए। तो गढ़वाल समिति की सिफारिश पर, मतलब 1988 वाली की जो गढ़वाल समिति है, इसी आधार पर उन्होंने क्या किया वो लिखे आप बोर्ड पर। उन्होंने, राजीव गांधी ने क्या किया 1989 में, डेट भी लिखे आप, उन्होंने 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए जी, विधेयक। और ये किसके संबंध में था, ये था पंचायती राज के लिए, पंचायती राज से के लिए था। और 65वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक ये काय के लिए आया, ये आया आपके नगर सुशासन के लिए, यानी नगर पालिकाओं के लिए, नगर सुशासन के लिए। पर क्या हुआ, ये पारित हुआ नहीं, क्या हुआ, लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, बहुमत नहीं था इनके पास, ठीक। तो ये फेल हो गया प्रोग्राम। फिर एक पीएम बने आपके बीपी सिंह सरकार 1990, मतलब 64वां और 65वां पीएम राजीव गांधी का फेल हो गया। और गढ़वाल समिति की सिफारिश के आधार पर उन्होंने इसको और शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु फेल हुआ। फिर आते हैं आपके, ये सब संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह सरकार बनी कब, 1990। और उन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया इसी के लिए, परंतु सरकार इनकी चली गई। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया। तो कैसे कैसे आप देख रहे हैं कि पंचायती व्यवस्था आपकी बनती जा रही। फिर आपके नरसिम्हा राव सरकार आती है, नरसिम्हा राव सरकार आती है 1952 में, और ये स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा दिला देती है। ये है आपकी पूरे स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा मिला, स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। तो किसके प्रयास से या किसकी सरकार के समय मिला, नरसिम्हा राव सरकार के समय मिला। और क्या दर्जा था इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, पर आपको केवल हिंट करके हम आज छोड़ दे रहे हैं। ग्रामीण और आपका क्या है, ये नगरीय है। तो यहां हुआ है आपका 73वां संविधान संशोधन, और यहां हुआ है आपका 74वां संविधान संशोधन, ठीक। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान को भाग 9 में रखा गया, इसको भाग 9 का में रखा गया।
यहाँ आपके 16 अनुच्छेद हैं, 29 विषय हैं और अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया। और यहाँ 18 अनुच्छेद हैं, विषय भी 18 है, भाग 9A में रखा गया। और यहाँ अनुच्छेद देखा जाए 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक है, वहाँ 243 पी से लेकर आपके 243 जेड जी तक है ना। तो अब जो हमें कल पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम 73वां संविधान संशोधन, यानी जिसमें पंचायती राज लागू हुआ है इसमें, और इसको भाग पंचायती राज, और इसी में कौन से भाग में रखा गया, भाग 9 में रखा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और कितने अनुच्छेद हैं यहाँ, अनुच्छेद 16 हैं और विषय 29 हैं। ये सब हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। और उस साइड 9 का 12वीं सूची, विषय अनुच्छेद 18 और विषय भी 18। तो हमने आपको डिटेल से इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि स्पेशल टॉपिक था पॉलिटी का, और जब अभी तक आपने सब डिटेल में पढ़ा है तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।